कोई धारा लगा दो, कोई मुकदमा कायम कर दो, कर्फ्यू लगा दो, इंशाअल्लाह हम परसों धरने पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में है तो परसों मेरा धरना रोक कर दिखाओ। ज्ञापन किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक भी ईमानदार आदमी बताओ जिसे हम ज्ञापन दे सकते हैं। उनसे कत्ल करवाया गया है और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है। उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो तमाम के तमाम बेईमानी की बुनियाद पर हुए हैं। पुलिस स्टेट बना दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश को। गन और बुलडोजर के नाम के जरिए अगर फैसला किया जाना है तो अदालतों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। उनसे कत्ल करवाया गया है और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो तमाम के तमाम बेईमानी की बुनियाद पर हुए हैं। विकास दुबे से लेकर आज तक के इनकाउंटर, अभी पिछले दिनों राणा का इनकाउंटर हुआ, हम ऐसे तमाम फेक इनकाउंटर्स की मुखालफत करते हैं और हम ये कहते हैं हमारे लिए चिंता का विषय ये है और तमाम प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आज जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहा। जुडिशरी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पुलिस स्टेट बना दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश को। गन और बुलडोजर के नाम के जरिए अगर फैसला किया जाना है तो अदालतों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अदालतें बंद की जाएं और अगर अदालतें जिंदा रखनी है तो इन तमाम जो इन जराइम में शामिल है उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। अतीक और अशरफ के पूरे हत्याकांड में किसको मानते हैं, किसकी संलिप्तता है इसमें? मैं अतीक और अशरफ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि विकास दुबे से लेकर आज तक के तमाम इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। उन तमाम के पीछे सरकार की बेईमानी और पुलिस और गुंडों का, जराइम पेशा लोगों का गठजोड़ सामने आएगा। पुलिस का राज खत्म होना चाहिए और कानून का राज कायम होना चाहिए। पुलिस जिस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए किसी को बोलने नहीं देना चाहती, 144 लगा दी, जब चाहे कर्फ्यू लगा दे, जबान की तालाबंदी, बोलने पर पाबंदी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई धारा लगा दो, कोई मुकदमा कायम कर दो, कर्फ्यू लगा दो, इंशाअल्लाह हम परसों धरने पर बैठेंगे इन तमाम चीजों के खिलाफ कि या तो अदालत को जिंदा रखो या इन तमाम लोगों के खिलाफ जो इन जराइम में शामिल है बराबर के, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। सिर्फ बरेली में धरना होगा या पूरे प्रदेश में होगा? मैं जो काम बरेली से शुरू करता हूं वो पूरे देश में फैलता है। बरेली में मैं करूंगा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में इंशाल्लाह मैं परसों 12 बजे बैठ जाऊंगा और उसके बाद हमारा दिल्ली में भी धरना होगा, हमारी दूसरी जगहों पे भी। क्या मुद्दे रहेंगे? एक दिवसीय होगा या बहुत से मुद्दे हमारे हैं। जब तक हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जाएगा, हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। और हो सकता है कि गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तारी की परवाह नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कि कुछ रोजे बाकी है, अगर वो रोजे हमें जेल में गुजारने पड़ते हैं या ईद हमें जेल में मनानी पड़ती है, तो ऐसी सरकार में, ऐसी बेईमान सरकार की मौजूदगी में, ऐसी बेईमान पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हम आजाद रहने से बेहतर समझते हैं कि हमें जेल में डाल दिया जाए। अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म इस वक्त हिंदुस्तानियों पर किया जा रहा है और पुलिस और हुकूमत इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है। मैं ये देखता हूं तमाम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं खुलेआम, मतलब कानून का राज खत्म हो गया है। हम ये चाहते हैं कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए, अदालतों की अहमियत बरकरार रहनी चाहिए और ये पुलिसिया राज जो है, पुलिस स्टेट जो बना दिया गया है हमारे प्रदेश को, ये खत्म किया जाना चाहिए। आप धरने की बात कर रहे हैं, प्रदेश में धारा 144 लगी, 4 से अधिक लोग, आप धरने की बात कर रहे हैं? नहीं, 144 लगी है और बात है,
कर्फ्यू लगा होता तब भी हम अपनी बात कहने के लिए, धरना देने के लिए पाबंद थे और धरना देते। कर्फ्यू लगा दें तब भी इंशाल्लाह धरना परसों इंशाल्लाह 12 बजे दिया जाएगा। ये बताइए, और ज्ञापन किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक भी ईमानदार आदमी बताओ जिसे हम ज्ञापन दे सकते हैं। मैं सतपाल मलिक जी की हिमायत करता हूं, पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर, उनकी हिमायत करता हूं, और उनके सवालात के जवाब, मेरे सवालात के जवाब मत दो, सतपाल मलिक के सवाल के जवाब दे दो, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन ये बताइए, अशरफ और अतीक की अगर बात की जाए तो उन पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे, उन्होंने भी कोई अच्छे काम नहीं किए। ऐसे से मैं अतीक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अतीक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो विकास दुबे से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं। जितने इनकाउंटर हुए हैं वो सारे फेक हैं, वो सब झूठ पर आधारित हैं। और अगर आप अतीक की बात करते हो कि उस पर इतने मुकदमे थे, तो और कितनों पर कितने मुकदमे हैं, उन तमाम के साथ क्या ये कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या ये कार्रवाई जायज है? जो करवाया गया वो ठीक है? आपने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री को निशाना बनाया। मुख्यमंत्री जी के बारे में बता दीजिए, एक बार मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बताया मैं बता रहा हूँ, पुलिस कस्टडी में पुलिस खुद मारना चाहती थी, मौका नहीं मिल सका उसे मारने का, इसलिए उसने कुछ गुंडों को हायर किया जो जो क्रिमिनल पहले से हैं और पुलिस के राब्ते में थे। पुलिस ने उन लोगों को लालच दिया और उसे ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम इनका खुलेआम कत्ल करो, तुम हीरो बना दिए जाओगे और कल तुम एमपी बनोगे, मिनिस्टर बनोगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ऐसे लालच दे दे के ये काम कराए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर इसकी धार्मिक विशेष के नारे लगे घटना के समय, तो क्या मानते हैं कि हिंदू आतंकवाद से? नहीं, मैं हिंदू आतंकवाद से इसे जोड़कर नहीं दे रहा, इसे हिंदू आतंकवाद की तरफ जोड़ने की कोशिश की गई है। असल में ये हिंदू आतंकवाद नहीं था, असल में ये हत्या उनकी नहीं थी, क्योंकि उनकी तो जिंदगी, हत्या होकर तो एक तरह से उनको निजात मिल गई। जिंदा रहते उनकी हर वक्त छीछा लेदर होती रहती, यहाँ तारीख हो रही, वहां तारीख हो रही, गुजरात जा रहे हैं, इलाहाबाद आ रहे हैं, ये तमाम तमाशे होते रहते और ये इससे पूरी कौम को जलील करते रहते। ये तो एक तरह से मैं ये समझता हूं कि उनकी निजात हो गई, वरना ऐसी जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं एक को भी ये नहीं मानता कि उन्हें इंसाफ मिला है। वो तमाम हत्याएं हैं और हर हत्या अपना इंसाफ मांग रही है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, या तो अदालत इंसाफ करे। योगी आदित्यनाथ वाला क्लियर कर दीजिए, वो जो आपने बात बोली थी ना, साफ बोल दीजिए। सबसे पहले 120 की बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें जांच का विषय है, इसमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता है उन तमाम पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 120 भी सिर्फ 3 हत्यारों की बात नहीं है, इसके पीछे पुलिस के कितने और कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, इसके पीछे सरकार के कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसके पीछे मुख्यमंत्री का कोई हाथ है कि नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, ऐसे तमाम लोगों को 120 बी के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अभी आपने कहा था जिन्होंने मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, नहीं, हम तो मिट्टी में मिलने वाले लोग हैं, हमें मिट्टी में ही मिलना है और मिट्टी में मिलने से किसने बचना है। लेकिन धर्म विशेष की बुनियाद पर अगर किसी को निशाना बनाकर इस किस्म की साजिश रची जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने सदन के पटल पर यह बात कही है, खुलेआम ये बात कही है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो सिर्फ यही मिट्टी में क्यों मिलाए गए? ऐसे कितने माफिया हैं वो तमाम मिट्टी में मिला। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इस किस्म की कार्रवाई और लोगों के साथ हो, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब दे और मुख्यमंत्री को
इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में है तो परसों मेरा धरना रोक कर दिखाओ। क्या अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से होगा? मेरा धरना हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता है। जिस तरह उन 3 मर्डरर ने इस तरह अपने आप को सरेंडर किया है, पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई, जबकि उसको चलाना चाहिए था। तो उस तमाम विषय पर हमें बात नहीं, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। हम इस अंदाज में जाएंगे, चाहे अपने ऐसे किराए के गुंडों से हमें मरवा दो, चाहे पुलिस के जरिए हम पर लाठी चार्ज करवा दो, आंसू गैस छोड़वा दो, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लो, जो चाहो कर लो, धरना होगा और होकर रहेगा। और हमारी इन बातों का संज्ञान केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। इस हमारी इन मांगों का संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। और हमारी इन मांगों का संज्ञान अगर माननीय आदित्यनाथ में जरा सी भी मानवता नाम की कोई चीज बची है तो उन्हें इस वाकये की या ऐसे तमाम वाकयात की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्या संविधान खतरे में, जिस तरीके से ये घटना हो रही है, कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान मतलब ले चुकी थी पहले ही, वहां से रिट डाली थी याचिका, जिसमें कहा गया था कि मैं ये कहता हूं कि भाई कहीं कुछ हो जाए, मुझे कोई तकलीफ हो जाए, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे पुलिस के पास जाना है। कहीं झगड़ा फसाद हो जाए, पुलिस का काम है कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई करो, जज के सामने पेश करो। बुलडोजर के जरिए और बंदूक के जरिए फैसला अगर होगा तो अदालतों की क्या जरूरत है? अब मैं किसके पास जाऊं, जबकि मैं ये देख रहा हूं कि पुलिस ही बेईमानी करने पर उतारू है, बेईमानी कर रही है। तो अब सही वक्त है ये कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग, हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखने वाले लोग, उन तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ऐसे ही इस हुकूमत के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। क्या क्या मांगे होंगी आपकी धरने को लेकर? मैं मांगे उसी वक्त बताऊंगा। और हमारी मांग पुलवामा भी होगी, क्योंकि आम हिंदू की जानकारी में ये बात आना चाहिए कि वो किन बहकावों में आकर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको बहकाकर उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और देश को नुकसान पहुंचाने का आम आदमी काम कर रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर। मैं पूछता हूं, हाथ जोड़कर पूछता हूं, आम हिंदू से पूछता हूं, मेरी खता क्या है? मुझे मेरी खता बताओ। क्या मुसलमान होना मेरी खता है? मैं कभी आपके धर्म पर कोई उंगली नहीं उठाता हूं। मुझसे आपको क्या तकलीफ है? मैंने आपको क्या तकलीफ पहुंचाई है? किस वजह से मुझसे इतनी नफरत की जाती है कि मुझसे कारोबार करने को तैयार नहीं, मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं, मुझसे दोस्ती करने को तैयार नहीं? मैंने ऐसी क्या खता कर दी है? मैं अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि मुसलमानों ने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिसकी वजह से मुसलमानों से इस कदर नफरत है। मुस्लिम समुदाय के बातचीत चल रही है इस तरह के हालात के बाद, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं अमन और शांति के लिए? अमन और शांति के साथ ही हमारा हर प्रोग्राम होता है और अमन शांति के साथ ही ये प्रोग्राम भी संपन्न होगा।